बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में अवंती नगर नाम का राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्ध हरे भरे खेतों और खुशहाल प्रजा के लिए जाना जाता था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, वीर और धर्मपरायण शासक थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन राजा के जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी उनकी बेटी, राजकुमारी संजना। संजना का जन्म राज्य के लिए वरदान था। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह उज्ज्वल और आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर थीं। उसके रूप का वर्णन करने वाले कवि तक थक जाते। जब वह महल की बालकनी से झांकती तो लोग ठिठक कर उसे निहारते। लेकिन जहां उसका सौंदर्य सबका मन मोह लेता, वहीं उसकी एक कमी सबको खटकती, उसका घमंड। राजकुमारी को अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान था कि वह खुद को सबके ऊपर समझती। वह दर्पण के सामने घंटों बैठकर खुद की प्रशंसा करती और दूसरों की हंसी उड़ाती। अगर कोई दासी गलती से उसकी तारीफ में एक शब्द कम कह देती तो संजना नाराज होकर उसे दंडित कर देती। समय बीतता गया और अब राजकुमारी विवाह योग्य हो चुकी थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने सोचा, अब मेरी संतान का घर बसा देना चाहिए। राज्य के लिए भी यह शुभ होगा। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि आसपास के राज्यों में संदेश भेजा जाए कि अवंती नगर की राजकुमारी संजना योग्य वर की तलाश में है। जल्द ही दूर दूर से राजकुमार और धनी परिवारों के युवक प्रस्ताव लेकर आने लगे। महल के दरबार में हर रोज नए मेहमान आते। कोई वीर योद्धा था, कोई विद्वान, तो कोई समृद्ध राजा का उत्तराधिकारी। सभी राजकुमारी की सुंदरता से मोहित हो जाते और उससे विवाह करना चाहते। लेकिन संजना के लिए कोई भी योग्य नहीं था। वह हर राजकुमार में कोई न कोई कमी निकाल देती। किसी को बहुत छोटा कहती, किसी को बहुत लंबा, किसी का पहनावा गंवारू, तो किसी का रंग बहुत सांवला बताकर हंसी उड़ाती। राजा वीरेंद्र सिंह चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे, अगर मेरी बेटी इसी तरह हर किसी को ठुकराती रही तो इसका विवाह कैसे होगा। राजकुमारी संजना की हठ और अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। महल में आने वाले हर राजकुमार को वह अपमानित करके लौटा देती। राजा वीरेंद्र सिंह को यह सब देखकर दुख होता। वे कई बार समझाते, बेटी, रूप ही सब कुछ नहीं होता। असली पहचान इंसान के संस्कार और कर्म से होती है। लेकिन संजना अपने पिताजी की बातों को हल्के में लेकर हंस देती। एक दिन की बात है, महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनकी दाढ़ी लंबी थी, शरीर पर साधारण वस्त्र और हाथ में कमंडल। वे धीरे धीरे चलते हुए महल के दरवाजे तक पहुंचे और बोले, राजा वीरेंद्र सिंह, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे थोड़ा अन्न दान दीजिए। राजा ने आदरपूर्वक दान दिलाया और साधु को महल के भीतर आमंत्रित किया। उसी समय राजकुमारी संजना अपने कक्ष से बाहर आई। उसने साधु को देखा और व्यंग्य से हंस पड़ी। अरे, ये कौन अजीब सा आदमी है। फटे कपड़ों में आया है और मेरे पिता इसे सम्मान दे रहे हैं। अगर यह सच में साधु है तो क्यों भीख मांग रहा है। भगवान से कहे सोना बरसा दे। उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े सभी सेवक चुप हो गए। राजा को भी संजना की बात से शर्म महसूस हुई। साधु ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, घमंड सदा पतन का कारण बनता है। तुम अपनी सुंदरता और वैभव पर इतराती हो, पर याद रखो, समय से बड़ा कोई नहीं। एक दिन यही घमंड तुम्हें नीचे गिरा देगा। संजना खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप जैसे साधु मुझे क्या गिराएंगे। मैं राजकुमारी हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख महल और राज सिंहासन ही है। साधु की आंखों में करुणा भर आई। वे बोले, राजकुमारी, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं बल्कि चेतावनी देता हूं। तुम्हारा विवाह अब किसी राजकुमार से नहीं होगा। तुम्हारा पति एक साधारण गरीब युवक होगा जो तुम्हें असली जीवन का अर्थ सिखाएगा। तभी तुम्हारे भीतर का अहंकार टूटेगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भी चुप रह गए। राजकुमारी ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए अपने कक्ष में चली गई। लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह के मन में साधु की बातें गहरे उतर गईं। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण साधु नहीं था। यह भविष्यवाणी एक दिन सच होगी। साधु के शाप जैसी भविष्यवाणी को हुए कुछ ही दिन बीते थे। महल में पहले जैसी रौनक तो थी, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह के मन में अजीब सी चिंता घर कर गई थी। वे अक्सर सोचते, कहीं यह सच न हो जाए कि मेरी बेटी का विवाह किसी गरीब युवक से हो।
इसी बीच एक दिन महल में एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह साधारण किसान परिवार से था। कपड़े उसके धुले हुए लेकिन साधारण थे। चेहरा तेजस्वी था, पर जीवन में किसी राजसी ठाट बाट का अनुभव नहीं था। अर्जुन ने राजा से मिलने की अनुमति मांगी। दरबार में प्रवेश करते ही अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं किसान हूं। आपके राज्य में खेती करता हूं। सुना है कि राजकुमारी के लिए वर की खोज चल रही है। मैं योग्य नहीं हूं, पर हिम्मत करके आपके सामने आया हूं। दरबारियों ने अर्जुन की बात सुनकर आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, अरे, यह किसान राजकुमारी से विवाह करेगा? तो कोई बोला, यह तो अपमान होगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन की ओर देखा। उन्हें साधु की बात याद आ गई। उनके मन में विचार आया, शायद यही वही युवक है जिसके बारे में साधु ने कहा था। हो सकता है यही मेरी बेटी को सही राह दिखाए। उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा की, आज से मेरी बेटी संजना का विवाह अर्जुन के साथ होगा। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी दरबारी चौंक उठे। राजकुमारी संजना तो क्रोध से कांप उठी। उसने कहा, पिताजी, क्या आपने ठीक सुना? मैं एक साधारण किसान की पत्नी बनूंगी? यह कैसे संभव है? मैं राजकुमारी हूं, राजकुमारों के लिए बनी हूं। राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, बेटी, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने निर्णय ले लिया है और यह विवाह अवश्य होगा। संजना रोने चिल्लाने लगी, लेकिन राजा का निर्णय अटल था। कुछ ही दिनों में विवाह की तैयारी हुई। राजमहल में शहनाइयां बजीं, पर यह उत्सव खुशी से अधिक एक अजीब सी उदासी से भरा था। संजना ने भारी मन से अर्जुन के साथ विवाह किया, और विवाह की रात जब विदाई का समय आया तो वह रोते रोते महल की दहलीज पार कर अपने पिता का हाथ पकड़कर बोली, पिताजी, आप मुझे यह दंड क्यों दे रहे हैं? राजा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, यह दंड नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख होगी। और इसी के साथ राजकुमारी संजना एक साधारण किसान की पत्नी बनकर महल से विदा हो गई। महल की शाही सवारी छोड़कर जब राजकुमारी संजना पहली बार अपने पति अर्जुन के साथ निकली तो उसके कदम भारी हो गए। रास्ते में गहनों से लदी संजना पैदल चल रही थी, जबकि अर्जुन उसके सामान को अपने कंधे पर उठाए चला जा रहा था। उसे यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। मैं राजमहल की राजकुमारी और यह साधारण सा किसान मेरा पति। कई घंटों की यात्रा के बाद वे दोनों गांव पहुंचे। वहां संजना ने पहली बार अर्जुन का घर देखा। वह एक छोटा सा मिट्टी का झोपड़ा था। न कोई संगमरमर के फर्श, न झूमर, न सेवक, न रथ। बस टूटी खाट, कुछ बर्तन और चूल्हा। संजना ने झोपड़ी के भीतर कदम रखा और हैरानी से बोली, यही तुम्हारा घर है? यहां तो रहने लायक कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां राजकुमारी, अब यही तुम्हारा भी घर है। यही से हमें नया जीवन शुरू करना है। संजना उदास होकर बैठ गई। रात को जब उसे साधारण बिस्तर पर सोना पड़ा तो उसे महल की रेशमी गद्दियां याद आईं। नींद न आई और आंखों से आंसू बहते रहे। अगले दिन अर्जुन खेत की ओर चला गया। उसने संजना से कहा, अगर तुम चाहो तो घर का काम देख लेना, यहां हर चीज हमें खुद करनी होगी। संजना को यह सुनकर झटका लगा। उसने कभी अपने हाथ से पानी तक नहीं भरा था और अब उसे चूल्हा जलाना, बर्तन धोना और पानी लाना पड़ा। उसकी नाजुक हथेलियों में छाले पड़ गए। दिन पर दिन बीतते गए। कभी लकड़ी लानी पड़ती, कभी कुएं से पानी भरना और कभी खेतों में जाकर काम करना। संजना हर रात थक कर गिर जाती और सोचती, अगर मैंने किसी राजकुमार से विवाह किया होता तो आज सोने चांदी में लिपटी रहती। यह कैसी जिंदगी है। लेकिन अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता। वह हर काम धैर्य और मुस्कुराहट से करता। धीरे धीरे संजना को एहसास होने लगा कि असली जिंदगी सिर्फ महल की दीवारों में नहीं, बल्कि मेहनत और संघर्ष में है। दिन बीतते गए। राजकुमारी संजना अब पूरी तरह से एक साधारण जीवन जी रही थी। शुरुआत में वह हर काम से परेशान हो जाती, पर अर्जुन का धैर्य और उसकी सादगी धीरे धीरे उसके मन को बदलने लगी। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने घर में रखा थोड़ा सा अनाज भी गरीबों में बांट दिया। संजना ने हैरानी से पूछा, हमारे पास खुद के लिए भी मुश्किल से कुछ बचा है, तुम यह क्यों बांट रहे हो? अगर हम भूखे रह गए तो?
अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, राजकुमारी, असली सुख दूसरों को सुख देने में है। जो भूखा है उसकी भूख मिटाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने पास सब कुछ हो और दूसरे दुखी हों तो वह जीवन व्यर्थ है। ये शब्द संजना के दिल में उतर गए। उसने पहली बार देखा कि सच्ची खुशी महलों और गहनों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। अगले दिन से उसने खुद भी गरीबों की सेवा शुरू कर दी। वह बीमार बच्चों को दवा देती, भूखों को खाना बांटती और औरतों को घर का काम करने में मदद करती। धीरे धीरे पूरे गांव में लोग उसे सम्मान से देखने लगे। अब संजना को यह समझ आने लगा था कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने अर्जुन से कहा, मैंने अब तक सिर्फ अपने रूप और वैभव पर घमंड किया, पर असली सुंदरता तो दिल में होती है। तुम सच्चे मायनों में मुझसे कहीं महान हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। रूप और वैभव क्षणिक हैं, पर अच्छे कर्म अमर रहते हैं। संजना की आंखों में आंसू आ गए। उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे टूट चुका था। अब वह पहले वाली घमंडी राजकुमारी नहीं रही, बल्कि एक सरल और दयालु स्त्री बन चुकी थी। गांव में अब संजना की पहचान बदल चुकी थी। लोग उसे पहले घमंडी राजकुमारी के रूप में जानते थे, लेकिन अब वह दयालु और मेहनती संजना बन गई थी। उसका मन साफ हो चुका था और अहंकार कहीं पीछे छूट गया था। एक दिन अचानक वही वृद्ध साधु गांव में आए, जिन्होंने कभी महल के द्वार पर उसे शाप दिया था। संजना उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर गई और बोली, महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके वचनों का अर्थ अब जाकर समझ आया। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। समय आ गया है कि तुम सत्य जानो। इतना कहते ही साधु ने अर्जुन की ओर देखा और मंत्र फूंककर उसके सिर पर हाथ रखा। अचानक अर्जुन का रूप बदल गया। फटेहाल कपड़ों की जगह चमकदार वस्त्र प्रकट हुए। साधारण किसान की जगह एक तेजस्वी और वीर राजकुमार खड़ा था। संजना स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह क्या? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, संजना, मैं विदर्भ राज्य का युवराज हूं। मैंने साधारण किसान का रूप इसलिए धारण किया ताकि तुम्हारे अहंकार को तोड़ सकूं और तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझा सकूं। रूप और वैभव सब क्षणिक हैं, पर सच्चाई और कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं। संजना रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड में कितनी गलतियां की, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूं। राजकुमार ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा परिवर्तन ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसके बाद दोनों विदर्भ राज्य लौटे। वहां राजकुमारी का सम्मान और भी बढ़ा, क्योंकि अब वह सिर्फ रूपवती नहीं, बल्कि विनम्र और करुणामयी भी बन चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। वैभव और सुंदरता क्षणिक हैं, लेकिन अच्छे कर्म और विनम्रता ही इंसान को सच्चा महान बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।